क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कावेरी डेल्टा क्षेत्र का जो एरिया था वो बड़े राज्यों का एक केंद्र बन गया था। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली किसी महत्वपूर्ण राज्य की राजधानी नहीं बना इसका जिक्र नहीं आया। तो ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है कि जो दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण राज्य 12वीं शताब्दी में ही बना, तोमर और चौहानों के राज्यकाल में। तो इसमें बताया गया है कि जो दिल्ली थी उसमें अनेक जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल नामक सिक्के डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। फिर 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली एक ऐसे राज्य की राजधानी बनी जिसका नियंत्रण 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली एक ऐसे राज्य की राजधानी बना जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से पर था। तो जो दिल्ली के सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, यहाँ मैप बता रखा है। उसमें दहलिया कूना, सिरी, जहाँपना, हौज खास, तुगलकाबाद, आदिलाबाद आदि जो शहर हैं वो बताए गए हैं, जो आगे चैप्टर्स में जिनका रेलिवेंस होगा कि पता चलेगा कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। स्पेशली दहली और कुना, सिरी, जहाँपना, तुगलकाबाद ये शहर इस चैप्टर के से मेन हैं। फिर यहाँ पे बता रखा है दिल्ली के शासक। जो देखिए दिल्ली में जो सबसे आरंभिक शासन जो रहा वो तोमर राजवंश का रहा। इन्होंने आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 ईस्वी तक शासन करा और इस राजवंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो अनंगपाल थे, जिनका शासनकाल 1130 से 1145 के मध्य में रहा। फिर इन्हें चौहानों ने हराया और चौहानों का जो शासन था वो 1165 से 1192 ईस्वी में हुआ और इनके महत्वपूर्ण शासक इस राजवंश के चौहानों के जो चाहमान भी कहलाते थे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान हुए जिनका शासनकाल 1175 से 1192 ईस्वी में हुआ। 1192 ईस्वी में हमें पता है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें ये सुल्तान महमूद गौरी से पराजित हुए और उसके बाद से दिल्ली जो है और उसके आसपास के क्षेत्र पर जो राजपूतों का जो शासन था या हिंदू जो राजवंश था वो ख़त्म हो गया और फिर तुर्क और उसके बाद में अलग अलग वंश के शासक आए। तो फिर जो प्रारंभिक तुर्की शासक थे वो जो उनका जो शासनकाल है वो 1206 से 1290 माना जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक महत्वपूर्ण शासक रहे जिनका शासनकाल 1206 से 1210 रहा। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश रहे 1210 से 1236 ईस्वी के बीच में। रजिया सुल्तान रहीं 1236 से 1240 इनका शासनकाल रहा और फिर गयासुद्दीन बलबन रहे 1266 से 1287 के बीच में इनका शासनकाल रहा। इसके पश्चात खिलजी वंश आता है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए 1290 से 1320 के बीच में रहा। इस जो राजवंश जो था खिलजी वंश, खिलजी या खलजी, इसके जो महत्वपूर्ण शासक रहे वो जलालुद्दीन खिलजी थे 1290 से 1296 ईस्वी और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 ईस्वी का शासनकाल रहा। उसमें गयासुद्दीन तुगलक रहे 1320 से 1324 के बीच में। मोहम्मद तुगलक रहे 1324 से 1351 के बीच में और फिरोज शाह तुगलक रहे 1351 से 1388 के बीच में। फिर उसके बाद में सैयद वंश आता है 1414 से 1451 के बीच में, जिसके महत्वपूर्ण शासक खिज्र खान रहे 1414 से 1421 जिनका शासनकाल बताया गया है। फिर लोधी वंश आता है 1451 से 1526 जिसमें 1451 से 1489 के बीच में इनका शासनकाल। बहलोल लोधी जो महत्वपूर्ण शासक रहे इनका शासनकाल रहा। फिर 1526 के बाद में मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन हो गया था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये दिल्ली सल्तनत के ये ऐसे 5 वंश थे जिनसे दिल्ली सल्तनत का निर्माण हुआ 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। कौन कौन से थे? प्रारंभिक तुर्की शासक थे, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। इनकी टाइमलाइन यहाँ इन्होंने बता रखी है। फिर है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है कि इस टाइम पीरियड में ये शासक रहे हैं। तो देखिए अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला जो इन्होंने मकबरे या विभिन्न मस्जिदों का किलों का जो निर्माण करवाया है, महलों का, उनसे। और इसके अलावा ये जो शासक थे ये अपना इतिहास लिखवाते थे। ये जो पर्टिकुलर जो एक घटना होती वो तारीख और घटनाओं का जो विवरण था
प्लूरल सेंस में वो तवारीख कहलाती, तो ये सुल्तान वो लिखवाते फ़ारसी भाषा में। तो उस इतिहास से इनकी जानकारी मिलती है। तो ये जो इतिहास जो लिखवाते, तारीख और तवारीख के जो लेखक होते थे, ये सचिव, प्रशासक और कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, प्रशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो ये इंसिस्ट करते थे सुल्तानों को न्याय संगत शासन के महत्व पर बल दिया करते थे। ये लेखक नगरों में ही रहते थे, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, ग्रामीण उस क्षेत्र में नहीं रहते थे। और एक ड्रॉबैक ये था कि ये इनाम इकराम पाने की, पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे और जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। देखिए उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें वो एक जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा और कि आपका जो वंश है, आपका जो परिवार है, उसका इतिहास बड़ा महत्व रखता था। और लिंग भेद मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत उस टाइम पे था कि भाई जो पुरुष हैं वही शासन करें। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसमें एक बता रखा है कि जो कोई भी पांडुलिपि थी, कागज़ था, अस्तित्व में आ गया था, एक काम भी लेते थे, लेकिन अभी इतना वो छापे खाने थे नहीं। तो इतना जो उसके लिए कुछ चरण होते थे, कोई भी पांडुलिपि जो हाथ से आप जो कोई भी लिख रहे हो, वृत्तांत लिख रहे हो, इतिहास लिख रहे हो, तो उसके 4 चरण बता रखे हैं। पहले कागज़ तैयार किया जाता था, फिर लेखन कार्य किया जाता था, फिर जो उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द या अनुच्छेद हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए सोने का यूज़ किया जाता था। सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करते थे। फिर जिल्द यानी उसका जो कवर है, उस जो किताब है, बुक है, उसका जिल्द तैयार करी जाती थी। तो ये 4 चरण बताए गए हैं। फिर एक न्याय चक्र के बारे में बताया गया है, जो 13वीं सदी के इतिहासकार हैं फ़क्रे मुदब्बिर, उन्होंने बताया है कि जैसे राजा है उसका काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिकों को वेतन चाहिए, वेतन मिलेगा कहाँ से? किसानों से एकत्रित राजस्व से। और राजस्व आप तभी वसूल सकते हो अच्छा जब किसान खुद खुशहाल होगा, प्रसन्न होगा, उसकी उत्पादन अच्छा होगा उसे, और वो तभी संभव है राजा न्यायप्रिय व ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देने वाला अगर हो तो। यानी ये साइकिल है एक तरह सा कि ऊपर से अगर व्यवस्था सही चली आ रही है तो नीचे से व्यवस्था मतलब सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उसे न्याय चक्र कहा गया है। फिर जो इसमें वही बता रखा है जो लेखक थे कहाँ रहते थे। फिर इसमें बताया है कि 1236 ईस्वी में मैंने जैसे बताया जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद, ये जो इतिहास के जो लेखक होते थे ये बड़ा इंसिस्ट करते थे उस टाइम पे, ये बड़ा उनके कॉमन था। तो इसमें बता रखा है कि 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली राजगद्दी पर बैठी और उन्होंने सिक्कों व अभिलेखों पर स्वयं को इल्तुतमिश की बेटी के रूप में दर्शाया है। और इन्हीं के जो समकालीन फिर बता रखा है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय राजवंश की रानी थी रुद्रम्मा देवी, जो इनसे थोड़ा सा बाद में 1262 से 1289 के बीच में रही। इन्होंने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर स्वयं के पुरुष होने का भ्रम पैदा करा। यानी जहाँ रजिया सुल्तान ने स्वीकार करा कि वो महिला है और उन्होंने इल्तुतमिश की बड़े फ़क्र से अपने आप को बेटी के रूप में लिखवाया, वहीं जो काकतीय वंश की जो रुद्रम्मा देवी थी ये अभिलेखों पर अपना नाम पुरुष जैसा लिखवा के अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा करती थी, जो हम उन्हें आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उस समय की व्यवस्था ही ऐसी हुआ करती थी। कश्मीर की रानी दिद्दा भी बता रखी हैं जो 980 से 1003 ईस्वी यानी इन दोनों रानियों के पहले की थी। उन्हें दीदी से इनका नाम दिद्दा निकला और प्रजा ने उन्हें स्नेह भरा संबोधन दिया। यानी 3 रानियाँ बता रखी हैं कि उस टाइम पे लिंग भेद था, लेकिन फिर भी ये जो 3 रानियाँ थी इन्होंने शासन करा। लेकिन जो रजिया जो थे उसके विषय में तत्कालीन इतिहासकार मिनाज ए सिराज के जो विचार थे वो थे कि उनके अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित आदर्श समाज व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। कि वो मानते थे कि ये अपने भाइयों से अधिक गुणवान है, लेकिन फिर भी वो रानी के लिए उन्हें उपयुक्त नहीं मानते थे। तो ये उस वक्त की मतलब समाज में व्यवस्था इस तरीके से थी कि लिंग भेद था, पुरुषों को ज़्यादा माना जाता था, योग्य माना जाता था महिलाओं से, और माना जाता था कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और मिनाज सिराज के विचार भी ऐसे ही थे। फिर बता रखा दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए सबसे पहले तो गैरिसन शहर क्या होता है। गैरिसन शहर जो होता है वो एक सैनिक छावनी होती है जहाँ पे मतलब एक सैनिक रहा करते हैं।
तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो आसपास जो स्टार्टिंग के जो एरिया था वो दिल्ली सल्तनत का आसपास के क्षेत्रों तक ही था। बाद में उसने अपने एक साम्राज्य का रूप लिया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर विस्तार मतलब अपना आधिपत्य जमाया दिल्ली सल्तनत के शासकों ने। तो किस तरीके से गैरिसन शहर से साम्राज्य तक का विस्तार हुआ वो सब इसमें बता रखा है। तो कि 13वीं सदी के शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहर तक ही सीमित था। आसपास के शहरों से तो कनेक्टेड था, लेकिन दूर के भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापारियों से जो कर मिलता और लूटमार आदि पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो जो भीतरी प्रदेश हैं वो क्या होते हैं, तो भीतरी प्रदेश बता रखा है कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं उसे भीतरी प्रदेश कहते हैं। तो दिल्ली से सुदूर क्षेत्र के गैरिसन शहरों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता था, तो यहाँ बता रखा है कि दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण अत्यंत कठिन था। बगावत, युद्ध तथा खराब मौसम में उनसे संपर्क के तार टूट जाते थे। इसके अलावा दिल्ली के शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से और जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देने वाले सूबेदार जो होते थे उनसे बराबर चुनौती मिलती रहती थी। तो दिल्ली सल्तनत में गैरिसन शहरों का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। उन्होंने सैनिक छावनियाँ, एक पर्टिकुलर एक एरिया जहाँ हमेशा सैनिक उपलब्ध रहें, ऐसे गैरिसन शहरों का संस्थापन करा गयासुद्दीन बलबन ने, जिनका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी के बीच में रहा। फिर इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने करा। और क्यों करा इसका कारण बाद में बताया जाएगा। मंगोल आक्रमण भी इसका कारण थे। इधर से बंगाल और इधर की तरफ से जो सूबेदार थे ये भी खड़े हो जाते थे विद्रोह के लिए। तो इसके लिए इन्होंने ये गैरिसन शहरों का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किया। संस्थापन गयासुद्दीन बलबन द्वारा किया गया। तो दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चले अभियानों का क्या लक्ष्य था, तो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूत करना इनका एक लक्ष्य हुआ करता था। फिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, तो देखिए प्रथम विस्तार इसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनके द्वारा गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ किया गया और शिकारी संग्राहकों, चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। पर्यावास हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, एक पर्टिकुलर एक वन वाला क्षेत्र जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वो उस तरह की जीवन शैली जो अपनाते हैं वो पर्यावास कहलाता है। तो उस पर्यावास से उन्हें जो वहाँ के वनवासी थे, चरवाहे थे, उन्हें खदेड़ दिया गया और उसको खेती के लिए उपयुक्त बनाया गया। कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति हेतु नए किले, गैरिसन शहर व अन्य शहर बनाए और बसाए गए। दूसरा विस्तार जो किया गया दिल्ली सल्तनत का वो बाहरी सीमा पर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के शासनकाल में हुआ, उन्होंने दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू करे और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत विस्तार के ये अभियान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। दिल्ली सल्तनत का जैसे मैंने बताया प्रारंभिक विस्तार आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, परंतु 150 वर्षों के पश्चात मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के युद्ध अभियानों के अंतर्गत आ चुका था। इन युद्ध अभियानों में ये शत्रुओं की सेनाओं को परास्त करते और शहरों पर कब्जा करते। सल्तनत के जो सूबेदार और प्रशासक थे वो मुकदमों में फैसला सुनाते और किसानों से कर वसूलते। यानी जो एक दिल्ली शहर जो एक आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, 150 वर्षों के अंदर अंदर ये एक भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी भारत तक के हिस्से को इन्होंने अपने युद्ध अभियान के अंतर्गत ले लिया था। दिल्ली सल्तनत वहाँ तक फैल गई थी। फिर ये देखिए मैप बता रखा है इसमें अलाउद्दीन खिलजी का, जिनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के बीच रहा, उनका दक्षिण भारत अभियान बता रखा है। तो देखिए पहले देखिए 1299 ईस्वी में गुजरात की तरफ इन्होंने करा, फिर 1301 ईस्वी में रणथंभौर करा और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ करा। ये दोनों राज्य जो हैं ये क्षेत्र जो हैं राजस्थान में पड़ते हैं। इसी बीच 1302 से 1303 में इन्होंने ये देखिए आंध्र प्रदेश के वारंगल जो काकतीय वंश था जहाँ पर, वहाँ सैनिक अभियान करा। फिर 1305 ईस्वी में इन्होंने मांडू मध्य प्रदेश में सैनिक अभियान करा, जो आगे चलकर 1311 में देवगिरी, फिर वारंगल में करा, फिर बाद में तंजावुर और मदुरई गया, फिर होयसल में करा इन्होंने 1310 से 1311 के बीच में। ये इन्होंने सैनिक अभियान करे, मतलब ये काफ़ी दक्षिण भारत के काफ़ी अंदर तक पहुँच गए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये इनका एक मैप बता रखा है कि किस वर्ष इन्होंने कौन सा
सैनिक युद्ध अभियान छेड़ा। फिर इसमें मस्जिद बता रखा है। मस्जिद जो होती है वो इस्लामिक जो अनुयायी हैं उनके इबादत का एक स्थान होता है। तो जो मस्जिद का जो अर्थ है वो अरबी शब्द है, एक ऐसा स्थान जहाँ मुसलमानों द्वारा अल्लाह की आराधना में सजदा किया जाता था। सजदा जो होता है घुटने और माथे टेक कर प्रार्थना की जाती थी। इसमें ये जो इस्लाम के अनुयायी हैं, जो मुसलमान हैं, वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उससे मक्का जो पश्चिम की ओर पड़ता है, तो और जो मक्का की जो दिशा है उसे किबला कहा जाता है। फिर इसमें मस्जिदें बताई गई हैं। देखिए, जो पहली मस्जिद इन्होंने बताई है, जो ये डायग्राम है, ये मस्जिद एक जामा मस्जिद होती है। जामा मस्जिद जामी भी कहते हैं। एक ऐसी मस्जिद जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। इमाम क्या होता है? तो देखिए, नमाज की रस्म हेतु सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को नेता के रूप में चुन लिया जाता है, वो इमाम कहलाते हैं। और ये जो इमाम होते हैं ये शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी दिया करते हैं। फिर ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो सबसे पहले जो शहर बसाया गया था, जो अपने स्टार्टिंग में मैप में पढ़ा था, दिल्ली कोहना उनमें से एक था। सिरी, जहाँपना, तुगलकाबाद आदि अलग अलग शासकों द्वारा बनाए गए दिल्ली कोहना सबसे पुराना शहर था जो इन शहरों में बसाया गया। तो ये देखिए, जो मस्जिद है, ये डायग्राम दे रखा है, ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, एक तरह की जामा मस्जिद है जहाँ अनेक जो मुसलमान हैं वो साथ में नमाज अदा कर सकते हैं। ये 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें हैं। तो जो मस्जिद का विस्तार है वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, और इसके चारों ओर जो मीनार हैं वो 3 सुल्तानों के द्वारा बनाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई। फिर बाद में ये बेगमपुरी मस्जिद बता रखी है, जो सिकंदर जो मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बनाई गई। दिल्ली में जो उनकी नई राजधानी थी जहाँपना, उसकी मुख्य मस्जिद के तौर पे बनाई गई। जहाँपना का मतलब होता है विश्व की शरण स्थली। फिर यहाँ पे मोट की मस्जिद है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई 15वीं शताब्दी में। फिर ये वाली जो मस्जिद है ये जमाली कमाली की मस्जिद है, 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित ये मस्जिदें। ये विभिन्न प्रकार की मस्जिदें बताई गई हैं जो दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा बनाई गई। मस्जिदें क्यों बनाई जाती थी दिल्ली के सुल्तानों द्वारा? तो वही कारण था जो शासक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा, जो मंदिर बनाते थे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। और मस्जिदों का थोड़ा एक रीज़न ये भी था कि इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी ये मस्जिदें सहायक थीं। और एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि जो मुसलमान थे वो अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो वो भाई एक समुदाय के अंग हैं, उसके लिए एक मस्जिदों का निर्माण उस वक्त आवश्यक था। फिर खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बताया गया है। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की आवश्यकता थी। तो जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे, विशेषकर जो इल्तुतमिश रहे हैं, वो सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन्हें फारसी में बदंगा कहा जाता है। तो इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने हेतु इन्हें अत्यधिक सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये चूंकि अपने मालिकों पर पूरी तरीके से निर्भर रहते थे, इसलिए मालिक भी इन पर विश्वास कर सकते थे। फिर खिलजी और तुगलक वंश के शासकों द्वारा बंधकों के इस्तेमाल के साथ साथ ही आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उनकी योग्यता अनुसार ऊंचे राजनीतिक पद दिए जाते थे, जैसे कि सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। यानी जो गुलामों को दिया जाता था बदंगा, सूबेदार जैसे पद, और जो निम्न वर्ग के जो योग्य लोग थे उन्हें भी दिया जाता था। लेकिन इससे क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता भी दिल्ली सल्तनत में पैदा होने लगी। क्या कारण था इसका? तो देखिए, जो गुलाम थे और आश्रित थे, ये अपने मालिकों में संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, पर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। दूसरा, नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, अपने गुलाम होते थे। तो जो किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के मध्य टकराहट प्रारंभ हो जाती। इसके द्वारा सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोग इनसिक्योर हो जाते थे और वो इसको लेकर दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना करते थे। जैसे बताया, जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस वक्त कॉमन था। तो एक परिवार, आपका जो परिवार का इतिहास है वो किस तरीके से रहता है, मेन बहुत रहता था। तो जो योग्य व्यक्ति था वो अगर निम्न वर्ग का है
तो उसे लोग स्वीकार नहीं करते थे, ऊंचे जो लोग थे, वो ऊंचे तबके के जो लोग थे। तो इसी तरीके से ये बता रखा है कि 14वीं सदी के जो शताब्दी के मध्य इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे, मोहम्मद तुगलक, उनके द्वारा आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के तौर पर किया है। यानी उसे सही नहीं मानते थे कि भाई आप निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर प्रतिस्थापित कर रहे हो। फिर यहाँ पे इक्ता बता रखा है कि खिलजी और तुगलक वंश के जो शासक थे, उनके द्वारा सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था, जहाँ ये इलाके इक्ता कहलाते थे, और इन इक्ताओं को संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। तो इनका कार्य क्या था? ये सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे, अपने इक्तों में कानून व व्यवस्था बनाए रखते थे। तो वेतन जो था इन्हें, वो अपने शासक को दी गई सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति अपने अधीन इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह दिया करते थे। फिर दिल्ली के शासकों द्वारा इन इक़्तिदारों मुक्तियों पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता था? क्योंकि ये भी एक तरीके के हमने जब पढ़ा है, जैसे सामंती थे, तो जो सामंत थे वो तो एक समय के बाद में अपने स्वतंत्र होने का कोशिश करने लगते। तो ये जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, जिन्होंने इनको इक़्तिदार या मुक्ति कहा है, ये इन पर नियंत्रण कैसे पाते थे? तो देखिए, जो सामंत जो थे वो वंशानुगत रहते थे कि भाई जो ये एक पर्टिकुलर उस एरिया से वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे। लेकिन इन जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इन्होंने क्या करा कि ये वंश परंपरा से नहीं चलता था, वंशानुगत नहीं होता था, और कोई भी इक़्ता थोड़े समय के लिए इनको देते थे और उसके बाद में उनका स्थानांतरण ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो जिससे क्या होता था कि ये इतने प्रभावशाली नहीं हो पाते थे कि वो सुल्तान से विद्रोह कर सकें। इस तरीके से इन पर नियंत्रण किया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता। फिर ये जो मुक्ति और इक़्तिदार लोग थे, जो राजस्व इकट्ठा करते, उसका हिसाब किताब करने के लिए जो शासन था वो अधिकारी नियुक्त करता, उसे लेखा अधिकारी कहते थे। ये लेखा अधिकारी ये सुनिश्चित करते कि जो मुक्ति और जो इक़्तिदार जो लोग हैं, ये राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और जो तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें, इस बात का ये ध्यान रखते थे। तो फिर है, इसमें बता रखा है कि दिल्ली से जो सुदूर इलाके हैं उनका प्रशासन किस तरीके से किया जाता था। तो देखिए, जब दिल्ली सल्तनत के अधीन दूर के भीतरी प्रदेश जो थे, जहाँ से रसद और इनकी आपूर्ति होती थी, वो भी अधिकार क्षेत्र में आ गए, तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा भूमि के जो स्वामी थे, जो सामंत थे और अमीर जमींदार थे, उनको उन्होंने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राजा ने अपने नियंत्रण में ले लिया। जो राजस्व, भू राजस्व का जो निर्धारण था, वो राज्य द्वारा अपने उसमें आ गया, जमींदार और सामंतों पे नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि इनफैक्ट उन्हें भी कहा गया कि आप भी राज्य को अपना कर कर देवें। इसके तहत स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीना गया और स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों द्वारा ज़मीन की पैमाइश की गई और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। हालांकि राज्य द्वारा कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के तौर पर सल्तनत की नौकरी पर रख लिए गए थे। उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में 3 प्रकार के कर बता रखे हैं। खराज कर था, जो कृषि कर था एक तरीके का, ये किसानों की उपज का लगभग 50% था। फिर एक मवेशियों पर भी कर लगा करता था और घरों पर भी कर लगाया जाता था। फिर देखिए, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करते थे, जो प्रदेश थे बहुत दूर दूर थे। फिर दक्षिणी भारत पर दिल्ली सल्तनत की विजय के कुछ समय पश्चात ही वह क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो जाता था। गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों द्वारा इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा यद्यपि इन इलाकों पे अपना अधिकार तो जमा लिया जाता था, परंतु यह नियंत्रण कुछ समय तक ही स्थापित रह जाता था। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दिल्ली जो सल्तनत है उसका भारतीय उपमहाद्वीप के युद्ध अभियान में ये विभिन्न क्षेत्रों को जीत तो लेते थे, लेकिन जो सुदूर प्रांत के जो हिस्से हैं या फिर जो गंगा यमुना का जो जंगल वाला जो इलाका था, वो इलाके ऐसे होते थे कि वो युद्ध अभियान में पराजित कर लेते, लेकिन इन जो शासक जैसे ही वहाँ से हटता
जो उसके बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते और वहाँ पे जो लोकल जो सरदार थे वो अपना ही व्यवस्था, अपनी शासन व्यवस्था बनाए रखते थे। तो सरदारों की रक्षा व्यवस्था और उनकी किलेबंदी के बारे में अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में एक यात्री आए थे, इब्न बतूता, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जो सरदार थे, जो लोकल सरदार थे, ये कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते, तो कभी बांस के झुरमुटों में रहते। जो भारत के बांस के बारे में बताया गया है, जो भारत का बांस है वो पोला नहीं होता, खोखला नहीं होता और आकार में अत्यधिक बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरीके से गुथे हुए होते हैं कि उन पे आग का भी असर नहीं होता और वो मजबूत बहुत होते हैं। तो सरदार जो होते हैं वो इन जंगलों में रहते, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते, एक तरीके से किले का बाउंड्री का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते और वहीं उनके द्वारा एकत्रित किया हुआ वर्षा का जल उपलब्ध रहता। यानी बाहर से अगर उनका रसद सामग्री अगर बंद भी कर दें तो भी वो अपना सर्वाइवल कर सकते थे। तो उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था और ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बासों को काट डालती थी। फिर बताया गया है कि दिल्ली पे मंगोलों का आक्रमण बताया है। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों द्वारा 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान, जो ट्रांसऑक्सियाना का जो क्षेत्र था, आधुनिक उज्बेकिस्तान आता है, उस पर आक्रमण किया गया। इसके शीघ्र बाद ही उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत पर हमला किया गया 1219 ईस्वी में चंगेज खान द्वारा। फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के प्रारंभ का जो समय था, आरंभ काल था, उसमें ये हमले बढ़ गए, तो जिसके कारण इन दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। यानी जो गैरिसन शहर का विस्तार जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किया था, वो उसका एक कारण कहीं ना कहीं मंगोल आक्रमण भी थे, जिसके कारण इन्हें एक सैन्य जो व्यवस्था है मजबूत, वो खड़ी करनी पड़ी। फिर यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल यहाँ 1296 से 1316 के बीच में रहा, वहाँ मोहम्मद तुगलक का 1324 से 1351 के बीच में रहा। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उनमें उनके शासनकाल में 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 ईस्वी के बीच में और 1302 से 1303 ईस्वी के बीच में, जिसका सामना करने के लिए उन्हें एक विशाल स्थानीय सेना का गठन करना पड़ा। और वहीं मोहम्मद तुगलक के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला किया गया, लेकिन तुगलक के शासनकाल में मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक की योजना ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र पर आक्रमण करना था, जिसके द्वारा स्थायी सेना खड़ी की गई। तो देखिए, जहाँ जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने डिफेंस के क्षेत्र में अपने बचने के लिए जहाँ पे स्थानीय सेना खड़ी करी, मोहम्मद तुगलक ने हरा दिया था मंगोल सेना को, और वो हमला करने के लिए स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। यानी उद्देश्य दोनों के अलग अलग थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है वहाँ उन्होंने सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया, जो विभिन्न शहर थे, दहली, कुना, सिरी, झापना, इस तरीके से। तो उसमें जो सिरी जो शहर है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गैरिसन शहर यानी किलेबंद शहर बसाया गया। और जबकि मोहम्मद तुगलक है, उन्होंने दिल्ली के जो सबसे पुराना शहर था दहली कुना, उसी को सैनिक छावनी बना दिया गया, और जो वहाँ के जो निवासी थे उन्हें दौलताबाद जो दक्षिण की तरफ पड़ता है वहाँ पे भेज दिया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए अन्न की व्यवस्था करने के लिए गंगा यमुना के बीच में से जो भूमि है उसको कर के रूप में करने के लिए खेती की पैदावार इकट्ठी करने की तो व्यवस्था करी। यानी जो हमने पहले पढ़ा भाई, गंगा यमुना के जंगलों को साफ़ किया गया और जो खेती के लिए उसको उपयुक्त बनाया गया। तो वो इसलिए भी किया गया कि भाई वो स्थायी सेना के लिए उन्हें खाद्य सामग्री और कर की आवश्यकता थी। तो और किसानों की उपज का लगभग 50% वो कर के रूप में लेते थे। वहीं मोहम्मद तुगलक ने जहाँ दहली कुन्हा में अपना जो किलेबंद छावनी बनाई, वहीं से उन्होंने खाद्यान्न इकट्ठा करा, जनता पे अतिरिक्त कर लगाया। लेकिन मोहम्मद तुगलक का एक मतलब अनफॉर्चुनेटली उस समय अकाल भी पड़ गया था उनके टाइम पे। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन दिया और आवश्यक सामग्री दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। जो सैनिक जो थे, व्यापारियों द्वारा चीज़ों की कीमत बढ़ाने के अंदेशे से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में कीमतों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करा गया, सख्त नियंत्रण किया गया। अफसरों द्वारा कीमतों का सर्वेक्षण किया जाता और जो भी व्यापारी उल्लंघन करता उसे सजा का प्रावधान था। वहीं मोहम्मद तुगलक भी नगद वेतन देता था और उसने टोकन एक सांकेतिक मुद्रा चलाई, जिस तरीके से आज जो करेंसी नोट्स चलते हैं उसी तरह के उसमें उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो सोने और चांदी की नहीं होती, एक सस्ती धातु की हुआ करती थी। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये रहा कि 14वीं सदी के लोगों को इन सिक्कों पे भरोसा नहीं था। वे अपने तमाम कर इन सिक्कों से चुकाते थे और सोने चांदी के सिक्के अपने पास रख लेते थे। और एक जाली मुद्रा का चलन भी इस तरीके से उसमें आ गया।
फिर बता रखा अलाउद्दीन के जो रिजल्ट क्या रहा, प्रशासनिक कदम बड़े सफल रहे, कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति सुनिश्चित करी अलाउद्दीन खिलजी ने, और मंगोलों के खतरे का सफलतापूर्वक सामना करा, उन्होंने अपनी सल्तनत को बचाया। वहीं मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। उन्होंने कश्मीर पे आक्रमण करा, वो विफल रहा। तो उसके बाद उन्होंने वो जो तुरान पे आक्रमण कर रहे थे, वो जो उज्बेकिस्तान जो वर्तमान का क्षेत्र है वहाँ पे वो आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने स्थायी सेना खड़ी करी। मोहम्मद तुगलक ने अपनी उस योजना को रद्द करा। करों में वृद्धि जो उन्होंने करी, गंगा यमुना के दोआब में जब अकाल पड़ गया तो इससे क्या जनता विद्रोह पे आग खड़ी हुई, तो इसके लिए उन्हें कर माफ़ करने पड़े और टोकन मुद्रा की भी वापसी हुई। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने मंगोलों के इलाके को जीतने हेतु सैन्य अभियान की योजना बनाई। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के फैसले मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। फिर बता रखा 15वीं से 16वीं शताब्दी में सल्तनत, देखिए तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा। इस दौरान अनेक स्वतंत्र शासकों का उदय रहा। भारतीय उपमहाद्वीप पे उतना कंट्रोल नहीं रह गया और अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी आ गए। इन कुशल व सुव्यवस्थित ये जो छोटे छोटे जो राज्य थे, ये बड़े कुशल व सुव्यवस्थित तरीके से चलते थे। इनकी राजधानियाँ बड़ी समृद्ध होती थी। उन्हीं में से एक व्यक्ति का बताया गया शेरशाह सूर थे। इनका शासनकाल 1540 से 1545 के रहा। इन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के तौर पर अपना कार्य करना प्रारंभ करा, पर ये इतने कुशल थे कि इन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को भी चुनौती दी 1530 से 40, 1555 से 1556 के बीच में, और दिल्ली पे इन्होंने अधिकार करा 1540 से 1555। लगभग 15 वर्ष इन्होंने शासन करा और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कई तरीकों को प्रशासन में अपनाया। इनका मतलब शासनकाल जो 15 वर्ष था वो अल्पकाल था, लेकिन प्रशासन बड़ा इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने स्थापित करा, जिसे आगे चल के अकबर द्वारा भी अपनाया गया। फिर यहाँ पे अन्यत्र हिस्से में बता रखा है कि जो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में 3 श्रेणियों का विस्तार हुआ। प्रार्थना करने वाला वर्ग होता था, एक युद्ध करने वाला वर्ग होता था, एक खेती करने वाला वर्ग होता था। तो जो 3 वर्ग थे, इन तीनों वर्गों को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। तो ये ईसाई धर्म जो है इस व्यवस्था को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को दृढ़ करने में काम में लेता था। तो इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा, नाइट। ये धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित लोग थे जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते थे। तो इनमें आपस में लड़ाई ना हो, आपस में इनके मतभेद ना हो, उसको रोकने के लिए ईसाई जो धर्म था उसने यरूशलेम शहर पर, जहाँ पर मुसलमानों का कब्जा था, उनके उस यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्हें भेजा। तो उस जो धर्म युद्ध को इन्होंने क्रूसेड नाम दिया गया। एक युद्धों की एक पर्टिकुलर श्रृंखला चली। तो इससे जो नाइट लोग हैं उनका समाज में इनको इतना वैल्यू मिली, इन्हें इतना प्रभावशाली बन गए कि जो 12वीं सदी के अंत तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट की उपाधि चाहते थे।